नमस्कार, स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। तो कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर पम्मी को सिनेमा दिखलाने ले जाता है, जहां वो बहुत परेशान हो जाता है। तो सुधा उसे बहुत समझाती है। चंदर अपनी थीसिस पूरी कर लेता है और सुधा का इम्तिहान भी खत्म हो जाता है। अब आगे। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी शॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़ी में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतज़ाम करें ना। अब डॉक्टर हुए तो डॉक्टरानी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राज़ी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई विंती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वो पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ विसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर बोली। मुझे इस कमबख्त पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे मुंह बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ, विंती जी को बुला लो, चंदर ने कहा। विंती आ गई थी। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, विंती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो और उन्हें भी बुला लो, मिठाई खाए जरा, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर विंती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई का है कि है। मुझे मालूम है, विंती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर शर्मा गया। विंती चली गई विसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु। हमसे भी ज़्यादा अब गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यहाँ जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती है, तो कविता नहीं लिखती। ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे विंती, पीछे पीछे विसरिया। अभिवादन के बाद विसरिया बैठ गया। कहो विसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी विसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, विसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और विंती हंसती। विसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन विंती को महादेवी की कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और विंती दोनों हंस पड़े। विसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ हाँ भाई, क्या करे कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ
कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया था अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। मेरा एक सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। विसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, तो अब बिंती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। विसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिरी में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा और एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे, बिंती हमारी है या सुधा की? बिंती ने झट से रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रख कर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तश्तरियाँ धोकर रखते हैं और तश्तरी उठाते हुए चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिंती पानी लेकर आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम शर्मा जाती हो तो हाँ, ऐसे ही। बिंती ने फिर शर्मा कर मुँह छिपा लिया और लाज से सकुचा कर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे कि सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले। शर्माती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल के छोर को उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर वह शर्मा गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम उठा और बोला, अरे सुधा, सुधा, जरा बिंती की आँख तो देखो इस वक्त। अभी आई। बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली। बड़ी खराब हैं आप। बिंती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। हाँ, तो अब अपनी ससुराल में बोलना ऐसे, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा। छी, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी शादी अभी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई है। तय ही समझिए,
फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा, एक बात कहे, मानिएगा? विंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। विंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। नीचे जमीन की ओर देखती हुई विंती बोली, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया, गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। विंती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ। दीदी भी यही समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह के लिए इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नर्क है मेरे लिए, माँ की गोद नर्क है, और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। विंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। विंती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। विंती, क्यों रो रही हो? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको अपनी छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा, अब हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ और मुंह धोकर आओ। विंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठ गया। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कद्र करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे बुरा लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी कि तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह नहीं करूँगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में विंती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और विंती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बैठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे। बिल्ली कहीं की, सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। विंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर चंदर ने कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। अरे चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गीसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। विंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गीसु के यहाँ जाती थी तो विंती ज़रूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में से गीसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी और वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर ने 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की और आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा भी नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को भी घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला,
प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वो जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ चंदर, सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतज़ाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं, और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ का है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवाय लड़की के गहने कपड़े और लड़की के गहने कपड़े के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम विंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा, जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही हैं और विंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, विंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर विंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। विंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वो क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की। उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। उसे विंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकाई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदा ने विंती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए विंती ने कहा, हम तो इसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। विंती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताएंगे? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। विंती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। विंती ने मुस्कुरा कर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोल कर दिखा दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। विंती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंस कर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। विंती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? ये नहीं बताते, दिखाएंगे तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपा कर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो। चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर उन्हें बाद में बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाती है। लो, दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, विंती बोली और एक गरम गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर,
पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इटलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ सौरथीमल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीड़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना, अच्छा? और हाथ बढ़ाकर डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगे? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी, या तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है, डिबिया अपने बक्स में छिपा कर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगाकर देखें? और उठकर सुधा चल दी। बिंदी, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही। फिर उसे एक हाथ से बक्स पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। बने रहिए हमारी चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।